में आप लोगों को मैंने 3 इसके स्टेप बताए थे। पहला स्टेप तो क्या था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसी का दूसरा नाम क्या बताया था, हाँ ग्लोमेरुलर, रुको एक मिनट, क्या चालू है ना, कोई बात नहीं, ठीक, हमको लगा आप चालू नहीं किए हैं। लिखिए आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। दूसरा है आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा क्या है आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, आर इसी को सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन या सिक्रीशन, ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन 3 प्रोसेस के थ्रू आप क्या करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ सॉरी ब्लड का फिल्ट्रेशन करेंगे और यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इन 3 प्रोसेस के थ्रू। तो हम लोग पहला प्रोसेस डालते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहला प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और आप लोगों को बहुत ध्यान से चीजें देखनी, कोई बात नहीं करेगा, अगर बात करोगे तो चीजें भूल जाएंगी। और यहाँ थोड़ा सा कुछ चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत माइन्यूट लेवल पे प्रोसेस होते हैं तो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान रखना पड़ेगा तभी सब समझ में आएगा। और शांति से दिमाग लगा के देखना। ये हम लोग इसमें कह रहे हैं बोमेन कैप्सूल में कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हमने बनाया था, बोमेन कैप्सूल बनाया था। ये आपका हो गया बोमेन कैप्सूल। थोड़ा सा और चिकन, ठीक है। बोमेन कैप्सूल का एक कौन सा भाग है, पीसीटी है, जिसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या है वाला हिस्सा आपका बोमेन कैप्सूल। इस कैप्सूल के पास आपकी आर्टरीज आती है, एक मोटी होती है, जो स्टार्टिंग में क्या होती है, मोटी होती है काफी, और फिर जा करके आपका क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। यहाँ पे इस तरीके से पतली हो जाती है। तो जो मोटा वाला रीजन उसको कहते हैं अफरेंट आर्टरीज, और जो ये पतली निकली हुई है इधर से उसको कहेंगे इफरेंट आर्टरीज। ये क्या है आपका अफरेंट आर्टरीज, और ये क्या है आपका इफरेंट, ठीक है। यहाँ से आपका ब्लड जो है यहाँ पे इंटर करता है। यहाँ पे आपका ब्लड इंटर करेगा, और यहाँ जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इस स्ट्रक्चर को कहेंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये है आपका ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुली, ठीक है। और ये आपका बोमेन कैप्सूल है, कैप्सूल, ठीक। और यहाँ से आपका क्या है बेटा, ये कौन सा सेल थी, पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स। इसके पास पोर है जहां से कि ये फिल्ट्रेशन होकर के यहाँ पे इस तरीके से हमारा लिक्विड जो है यहाँ से यहाँ पे आता है, ठीक। इसी को कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पर इसमें बहुत सारी प्रोसेस होंगी, अभी आप लोगों को सारी चीजें समझा रही हूँ। यहाँ तक आप लोग बनाइए इसको। इसमें सारी चीजें भी मैं समझा रही हूँ, यहाँ तक बनाइए अभी।
इसमें हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका जो है ये ब्लड है, ये वाटर है, आइस है, मिनरल्स है, साल्ट। बहुत सारी चीज़ें, इतना फिलहाल आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, और कुछ तो नहीं छूटा है। ओनली filtrate large amount of किसको लिखी बेटा, अभी ये चीज तुम लोग को समझाना है, देखते हैं किसको कितना समझ में आता है।
हो गया? लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। हो जाए तो बताइए आप लोग। चले, चलो देखो भाई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया, ग्लोमेरुलर होता है। इसी स्ट्रक्चर से ही क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है, ब्लड से जो मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, ड्यू टू हाई प्रेशर के वजह से वो मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, यहाँ से छन के आपके कैप्सूल वाले पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होता क्या है, इसमें देखो बेटा, 3 आपके प्रेशर अप्लाई होते हैं। ठीक है, 3 प्रेशर आपके काम करते हैं। पहला प्रेशर होता है, इसको कहते हैं CHP, दूसरा पेज प्रेशर है GHP, और तीसरा है BCOP। ठीक है, ये 3 प्रेशर है। पहला जो प्रेशर लगता है, इसको कहते हैं कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। कैप्सूलर, कैप्सूल कौन है, बोवेन कैप्सूल है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, मतलब इस बोवेन कैप्सूल का ये जो पोडोसाइट सेल्स है, इसमें कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से वो आपका जो यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो आपका आ रहा है कहाँ, बोवेन कैप्सूल में। एक प्रेशर तो आपके यहाँ अप्लाई हो गए। दूसरा है GHP, ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलर क्या है, ये है ब्लड के दबाव की वजह से, ब्लड के फ्लो की वजह से यहाँ पे भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जिससे वहां से मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, फिल्ट्रेट होकर के आगे आ रहे हैं। तो यहाँ वाला जो प्रेशर है उसको क्या कहते हैं, GHP, ग्लोमेरुलर। अभी सब लिखवाऊंगी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। और एक क्या है बेटा, ये जो ब्लड है, ये जो आपका ब्लड है, ब्लड में जो आपके सारे चीजें कंपोनेंट पाए जा रहे हैं, इस कंपोनेंट का भी तो कुछ प्रेशर होगा। ब्लड की साइज, मतलब रिलैक्स मूड में बह रहा है कि बहुत फास्ट रीजन में बह रहा है। अगर ब्लड का जो बहाव होता है बहुत तगड़ा होता है, तो प्रेशर अप्लाई होता है कि नहीं। उस ब्लड के प्रेशर के वजह से भी मतलब यहाँ पे ब्लड के बहाव की वजह से भी यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई होगा, और उस प्रेशर को कहते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ठीक, ये आपके 3 प्रेशर हैं। ये जो तीनों प्रेशर होते हैं बेटे, जिसमें आप लोग देखेंगे जो आपका कौन सा वहां मैं लिखी हूँ, GHP ना, यही प्रेशर आपका पॉजिटिव रहेगा, यही फिल्ट्रेशन होने को देगा। और बाकी ये दोनों प्रेशर क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन को रोकते हैं। समझ रहे हो, ये दोनों प्रेशर फिल्ट्रेशन को रोकेंगे। BCOP जो है ये फिल्टर, ये यहाँ लगेगा, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ BCOP, यहाँ हो गया। ठीक, ब्लड का हो गया। और जो ये ग्लोमेरुलर, हाँ, यहाँ पे आपका GHP हो गया, और एक आपका बोवेन कैप्सूल में क्या है, CHP है। ठीक है, मैं यहाँ दूसरा फिगर बना दे रही हूँ, चीज़ों को समझना आप। यहाँ पे इस तरीके से आपका ऐसे गया है, और इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ हमारा BCOP हो गया। ठीक, ये तो ये जो ये आपका BCOP हो गया, और आपका यहाँ ग्लोमेरुलस जो है, इस यहाँ पे आपका लगेगा GHP, और यहाँ लगेगा CHP। ठीक है, तो ये वाला जो बीच वाला प्रेशर है GHP, ये आपका प्रेशर क्या है, पॉजिटिव है।
ये हमेशा क्या करेगा, ये वाला प्रेशर फिल्ट्रेशन को होने देगा। बाकी जो CHP है ये भी फिल्ट्रेशन को रोकेगा, ये है ये भी आपका फिल्ट्रेशन को रोकता है। पर फिल्ट्रेशन आपके किससे हो रही है, CHP के वजह से हो रही। बाकी ये दोनों प्रेशर जो होती है फिल्ट्रेशन को रोकती है। क्यों? क्योंकि जो BCOP होता है, ब्लड कोलाइडल प्रेशर होता है, ये फिल्ट्रेशन को इसलिए रोकता है बेटा क्योंकि ये ब्लड के अंदर अप्लाई होता है। ब्लड के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें आप देख रहे हैं क्या है, आपका एल्बुमिन भी निकाई ना, प्रोटीन। तो हाँ, RBC WBC जो आपकी प्रोटीन होती है, प्रोटीन आपकी बड़ी मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपकी RBC WBC से भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो जो प्रोटीन है बेटा, वो प्रोटीन क्या करती है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको जाने से रोकती है। भाई सारे के सारे आयन निकल जा रहे हैं, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहे हैं, तो जहाँ से फिल्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे बड़े बड़े प्रोटीन लग जाएंगे। अगर आप ही सोचो, एक आपका घर है या पुल है, पुल देखियो ना, जहाँ से बांध खुलता है वहाँ ऐसे बड़े बड़े से पिलर लगे होते हैं। तो पिलर क्या करता है, पानी के बहाव को थोड़ा सा रोकता है कि नहीं रोकता है। उसी तरीके से जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल ऐसे किनारे किनारे पे लग जाएंगे यहाँ पे, और ये क्या करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है और आयन जो आते हैं इसको रोकने का कार्य करते हैं। मतलब ये फिल्ट्रेशन को नहीं होने दे रहे हैं, तो ये भी फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट हो गए। और जो फिल्ट्रेट होने के बाद आपका कैप्सूल वाले पार्ट में आता है, तो यहाँ पे भी तो फिल्ट्रेशन बहुत सारी हो जाती हैं। यहाँ पे भी आपके वाटर मॉलिक्यूल आयन की संख्या बढ़ने लगती है। तो जो CHP है यहाँ से अब यहाँ प्रेशर अप्लाई करेगी कि भाई पोडोसाइट सेल को कि अब तू मत आ, बहुत सारा फिल्ट्रेशन हो गया है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी फिल्ट्रेशन को रोकती है। एक ही जो होता है जिसको कहते हैं GHP, यही फिल्ट्रेशन को होने देती है। पर बेटा अगर आप देखेंगे तो जो GHP है इसका जब हम प्रेशर देखते हैं तो इसका प्रेशर 18 होता है, 60 होता है। इसका प्रेशर आपका, इसका 18 होता है और इसका कितना होता है, 32। अब इसका प्रेशर सबसे हाई है, ठीक है, इसका प्रेशर सबसे हाई, चाहे ये हो चाहे ये हो, इसलिए ये ज़्यादा आपका अप्लाई करेगा और फिल्ट्रेशन को होने देता है। समझ में आया आप लोगों को? तो हम यहाँ से पूरा नेट फिल्ट्रेशन निकाल लेते हैं। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा GHP माइनस CHP प्लस, ये दोनों तो साथ में अगेंस्ट लग रहे हैं, BCOP। तो GHP 60 हो गया, किसका, हाँ तो कर लो भाई, इसको 18 कर लो, इसको 32 कर लो। तो ये आपका 18 हो गया और ये क्या हो गया, 32। ये इन दोनों को जोड़ दोगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 50। ये आपका क्या हो गया, 50 और ये 60, इसमें से घटा दो तो आपका 10 mmHg हो जाएगा। मतलब हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है ये कितना है, 10 mmHg फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से हमारा जो होता है ब्लड है, जो आपका फिल्ट्रेट है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये जो फिल्ट्रेट है यहाँ पे आ रहा है। समझ में आया? रुको फिर समझा रही हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसको समझाऊंगी तो इसी के थ्रू आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। रुको फिर से समझा रही हूँ, समझो इस चीज़ को। कह देना आसान है, यहाँ से मैं कह दूंगी कि जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको बता दूंगी कि वनली फिल्ट्रेशन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मिनरल्स, आयन एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट। इसेंशियल न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। क्या होता है आपका, ग्लूकोज हो गया, वो आपका क्या है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट में होता है। ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन पूरा का 100% हो जाता है। अगर ग्लूकोज का जिसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो वही उसके यूरिन में जाता है, उस इंसान को क्या हो जाता है, शुगर या डायबिटीज हो जाता है। समझ रहे हो ये चीज? तो यहाँ पे जो बेटा ग्लूकोज का जितना आया है, ग्लूकोज हमारे फिल्ट्रेशन वाले में, इसमें जितना ग्लूकोज के अमाउंट आए रहेंगे सारे के सारे हमारे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसको इसके बगल में ये जो आपकी पतली वाली कैपिलरी गई है ना, यहाँ से ऐसे जाएगी और इसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी, पूरा का पूरा। अभी वो चीज़ें मैं बताऊंगी। इसके बाद ये जो दूसरा आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में, अभी आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझा रही हूँ। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होता क्या है, आप लोगों को मैंने बताया था कि ये आपका बोमेन कैप्सूल है, इसके पास एफरेंट आर्टरीज मोटी होती है और एफरेंट आर्टरीज आगे जा करके पतली हो जाती है और बीच में छन्नी जैसा लगा देती है। इस छन्नी को क्या कहेंगे आप, ग्लोमेरुलस कहेंगे। ग्लोमेरुलस में होता क्या है बेटा, यहाँ पे ग्लोमेरुलस का भी प्रेशर होगा, बोमेन कैप्सूल का भी प्रेशर होगा, इस ब्लड का भी प्रेशर होगा। ठीक है, अगर बोमेन कैप्सूल का प्रेशर है तो उसको CHP कहेंगे, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर ग्लोमेरुलस का प्रेशर है तो उसको कहेंगे GHP, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर ब्लड का प्रेशर है तो उसको कहेंगे ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है,
3 प्रेशर हैं, जिसमें मैंने बताया सिर्फ एक प्रेशर जो है जिससे वो छन रही है, छन्नी से जिससे वो छन रही है, बस वही प्रेशर उसको छानेगा। बाकी 2 प्रेशर क्या लगते हैं, उसके अपोजिट रखते हैं, छनने नहीं देते हैं। तो जो छन्नी से छन रहा है, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, उसका प्रेशर कितना बताया मैंने, 60। ठीक। बीसीओपी जो ब्लड है उसका प्रेशर 32, और ये जहाँ पे छन रहा है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स इसके अगेंस्ट लग रहे हैं सीएचपी, ये क्या हो गए, 18। तो उन दोनों को हम जोड़ देंगे। एक प्रेशर आपका पॉजिटिव है, सीएचपी जीएचपी है, और बाकी आपका प्रेशर क्या है, 2 प्रेशर अपोजिट हैं, एक ये और एक ये, सीएचपी हो गया प्लस बीसीओपी हो गया। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या निकाल लें, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर निकाल लें। ठीक है, कि पूरा फिल्ट्रेशन यहाँ के बाद इस तरीके से, यहाँ से फिल्ट्रेशन जो होता है ये किस तरीके से हो रहा है, ये पूरा आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, जिसकी वजह से हमारा जो है फिल्ट्रेट है आराम से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये जो नेट फिल्ट्रेट प्रेशर है उसी को क्या कहेंगे हम, ये जो है यहाँ से निकाल देंगे। तो इसकी वैल्यू मैंने 60 बताई, इसकी कितनी है 18, और इसकी 32, दोनों को जोड़ दोगे 50 हो जाएगा, 60 में से घटा दोगे तो 10 mmHg जो होता है ये नेट फिल्ट्रेट प्रेशर है। ठीक है, इतने प्रेशर से हमारा फिल्ट्रेशन जो होता है बाहर आता है। ब्लड से 10 mmHg प्रेशर से हमारा फिल्ट्रेट क्या होता है, बाहर आता है। ये चीजें आप लोगों को समझ में आई, लिखवा दूं इसको, यहाँ तक आप लोग लिखिए। पहले इस चीज को समझ लो, इसमें मैंने कहा क्या है, वर्ली फिल्ट्रेशन लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर, लार्ज अमाउंट लिखी हूँ, लार्ज आपका साइज नहीं, अमाउंट लिखी हूँ। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, सबसे ज्यादा ब्लड के अंदर क्या क्या आपका पाया जा रहा है, ब्लड के अंदर आपका है वाटर, आयरन, मिनरल, साल्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एल्बुमिन प्रोटीन। प्रोटीन में आपका एल्बुमिन प्रोटीन सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है, एबुडेंट अमाउंट में ये पाया जाता है। इन सारे में आपका फिल्ट्रेशन किसका हो रहा है, लार्ज अमाउंट में वाटर है, आयंस है, मिनरल्स है, इन तीनों का क्या हो रहा है, और कुछ आपके इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जैसे ग्लूकोज वगैरह। इन इतने में से ये सारी चीजों को छोड़ करके बाकी इतने में से सारे के सारे क्या हो रहे हैं, फिल्ट्रेट हो रहे हैं। तो जिस प्रेशर से ये फिल्ट्रेट हो रहे हैं उसी प्रेशर को कहेंगे नेट फिल्ट्रेट प्रेशर कहेंगे, और प्रेशर कितना लगा है, 10 mmHg। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेट फिल्ट्रेट प्रेशर क्या होता है आपके नेफ्रॉन्स की, तो क्या बताएंगे आप लोग, 10 mmHg बताएंगे। अगली बार जब क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 10 mmHg नहीं दिया था, 25 दिया था, 15 दिया था, 35 दिया था, 40 दिया था। उस कंडीशन में 10 के नियर अबाउट 15 है तो आप 15 लगाएंगे। ठीक है, जो 10 के पास रहेगा उसी को लगाएंगे, 10 से कम नहीं। ये नहीं कहेंगे मैम 8 था तो 10 के पास वो है 15 से, ऐसे नहीं है। चीजें आप बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो 10-15 दिया था तो वहां पे सारे लोगों ने 15 mmHg लगाए थे। जिन्होंने लगाया था उसका सही था, जिन्होंने 8-7 में लगाया होगा उनका गलत हो गया होगा, या जिन्होंने 40-42 लगाया हो तो ऑब्वियसली गलत है। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बोलो। नहीं, नन एबव दिया ही नहीं था। अगर वो दिया भी होगा तो आपको 15 लगाना होगा। 10 के आसपास अगर 15 है तो आप 15 लगाएंगे। अगर नन आप एबव वो देगा नहीं, क्योंकि चालाक है, वो जानता है नन आप एबव दे देंगे बच्चे मार के फिर पहुंच जाएंगे हाई कोर्ट। ठीक है, तो उसको पता है, वो ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन में आपके मुझे इतना याद है 10 नहीं था, 15 था, 25, 40 और एक कुछ और था, शायद 10 से कम वैल्यू थी क्या, कोई 4 वैल्यू दिया था। ठीक है, या तो ऑल ऑफ एबव दे सकता है पर नन ऑफ एबव नहीं दिया था। अगर ऐसी कंडीशन में नन ऑफ एबव देता है तो अगर आप लगाते हो तो आपका गलत नहीं होगा, वो भी आपका सही रहे। ठीक है, पर कोशिश किया करो जो आसपास के अमाउंट में है। पर वैसे क्वेश्चंस में क्या होते हैं, अगर नन ऑफ एबव देता है ना तो कॉमन मार्क्स में आ जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में देखोगे तो आपका आंसर की जब रिलीज होगा तो वहाँ ऐसे इस तरीके से स्टार लगा होता है। स्टार का मतलब होता है कॉमन मार्क है, वो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ों में मैंने क्या बताया, क्या क्या आपका वहाँ फिल्ट्रेशन हुआ है। फिल्ट्रेशन में लार्ज अमाउंट में वाटर है, मिनरल्स है, आयरन है और इसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे ग्लूकोज वगैरह, बट नॉट फिल्ट्रेट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा प्रोटीन, पिगमेंट और सर्टेन ड्रग इफ प्रेजेंट इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर आपका ड्रग्स और कुछ आपके पिगमेंट वगैरह भी प्रेजेंट है, जैसे मान लो कोई चीज़, कोई ऐसा सब्सटेंस का है जो ड्रग्स टाइप में हो, कोई मेडिसिन लिए हो या तो कोई अल्कोहलिक सब्सटेंस लिए, तो वो भी आपका ब्लड में फिल्ट्रेशन नहीं होता उसका, वो भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो भी बाहर रह जाते हैं। अगर ऐसा रहे तो हमारे यूरिन में भी ड्रग्स आने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है,
तो इस कंडीशन में ये चीजें आपकी नहीं आपकी फिल्ट्रेट होगी। फिल्ट्रेट होगा आपका क्या, जो ऊपर मैंने लिखा है, ड्यू टू द हाई जीएचपी। किसके वजह से हो रहा है, जीएचपी मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रेशर के वजह से यहाँ से आपका किसी पोडोसाइट सेल से आपका क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है। और नेट आप फिल्ट्रेट देखेंगे जिस स्पीड से हो रहा है वो क्या है आपका 10 mmHg है। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको आप लोग अब लिख लीजिए। समझ में आ गया ना सबको? किसी को कोई डाउट हो तो भाई फिर बताओ, मैं एक बार और समझाती हूँ। ये चीजें आनी चाहिए और ये इक्वेशन भी आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इक्वेशन दे के पूछेंगे, या तो फिर आपको न्यूमेरिकल टाइप में दे देंगे कि किसी भी कोई भी आपका वो है क्या बोलते हैं जी, आर्टरीज है, उसमें ब्लड का जो फ्लो है बीसीओपी इतना है, ठीक है, उसका सीएचपी इतना है, तो उसका ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट प्रेशर इतना है, तो उसका नेट फिल्ट्रेट प्रेशर कितना होगा। ठीक है, उस चीज को आपको क्वेश्चन देके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको इक्वेशन याद रहेंगे कि मैम ने बताया था कि नेट फिल्ट्रेट प्रेशर में होता है जीएचपी, ग्लोमेरुलस वाला हो जाएगा 60 वाला, माइनस करके उन दोनों को जोड़ देना, 18 32 करके टोटल हमको लाना है। तो उन दोनों को जोड़ने के लिए जो भी उसमें वैल्यू देगा उसको आप लोग कर लीजिए। फिर मैं यहाँ एक न्यूमेरिकल आप लोगों को करवा भी देती हूँ। यहाँ आगे लिख लीजिए उसको, यहाँ लिखो फ्री प्रेशर लिखो, फ्री प्रेशर अप्लाई ऑन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, फर्स्ट है आपका जीएचपी, लिखो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू कितनी है 60 mmHg। दूसरा है आपका सीएचपी कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू है आपका कितना था जी, 18, हाँ mmHg। और तीसरा है बीसीओपी ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कितने हैं, इसका वैल्यू है 32 mmHg। ये इसके वैल्यू को मेजर किया गया है। ठीक है, ये मेजर किया हुआ वैल्यू है, निकाला गया है। तो हमारा नेट फिल्ट्रेट प्रेशर कितना है, जिसको बोलते हैं एनएफपी नेट फिल्ट्रेट प्रेशर, आपका हो जाएगा जीएचपी माइनस सीएचपी प्लस बीसीओपी। ठीक है, जीएचपी 60 है, सीएचपी आपका 18 हो गया, ये 32 हो गया, 60 माइनस 50 बराबर 10 mmHg आपका नेट फिल्ट्रेट प्रेशर है। इसको यहाँ तक आप लोग कर लीजिए। इसके सामने एक फिगर यहाँ बना लो, चीजें हमेशा याद रहेंगी। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रही
ये इसके अगेंस्ट लग रहा है CHP, और यहाँ पे ये अगेंस्ट लग रहा है आपका BCOP। ये आपका है BCOP, समझ रहे हो? ये दो प्रेशर आपके अगेंस्ट लग रहे हैं, और एक प्रेशर ये 60 है, और ये 32 है, और ये 18 है। कर लीजिए। तो ऐसे लिखे रहेंगे तो याद रहेगा मैम ने कहाँ कहाँ उसको लिखवाया है, ये कहाँ से प्रेशर अप्लाई हो रहा है। लिख लीजिए। एक प्रेशर आपका सही लग रहा है GHP, बाकी दो प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, उसको फिल्ट्रेट होने से रोक रहे हैं। मैंने इसको जो BCOP है आप लोगों को समझने के लिए नीचे से ऊपर लगाया, अगर ऊपर से नीचे लगा दूंगी तो वो भी आपका वैसे जाएगा। इसको समझने के लिए मैंने किया है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा है तो उसको फिल्ट्रेट होने से रोक रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? ठंडी लग रही है तो छोड़ दो, छोड़ के पीछे बैठ जाओ। अच्छा ओके भाई, जो भी आप लोग सुटेबल उसको करिए, करिए इसको। हो गया। एक चीज और इसमें आप लोग समझ लीजिए तो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। बस एक चीज और है, ये हो गया। यहाँ चलिए एक चीज और आप लोग समझिए। तो ये तो आपका पूरा टोटल नेट प्रेशर था, ठीक है। क्या था आपका? नेट फिल्ट्रेट प्रेशर था। एक आपका रेट आता है, इसको कहते हैं GFR। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, GFR क्या होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। और ठीक है, इसको समझने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। ये आपका क्या है, पूरा का पूरा क्या था? नेट फिल्ट्रेट प्रेशर था, जिसके वजह से हमारा फिल्ट्रेशन हो रही थी, ठीक है। एक आपका यहाँ पे लगता है, इसको कहते हैं GFR। GF का R का मतलब है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। लिखिए, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, ठीक है। जितना आप नेट फिल्ट्रेट प्रेशर लगाएंगे ऊपर से, उतना ही यहाँ से फिल्ट्रेशन आपका होगा, समझ रहे हो। जितना आप नेट प्रेशर ऊपर से तीनों चारों जितना प्रेशर थे सब अप्लाई करेंगे इस ग्लोमेरुलस पोडोसाइट सेल से, उतने ही प्रेशर के थ्रू फिल्ट्रेशन को करती है। इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कहते हैं। तो आपका 125 ml पर मिनट, ml कितना होता है? पर मिनट। एक मिनट में 125 ml हमारा क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। एक मिनट में 125 ml आपका क्या होता है? फिल्ट्रेशन होगा। अगर आप एक दिन में लिखेंगे तो लगभग 180 लीटर, कितना? 180 लीटर क्या होता है? पर डे में क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। 180 लीटर हमारा जो फिल्ट्रेट आता है यहाँ पे वाटर्स, ब्लड का फिल्ट्रेशन तो हो रहा है, ब्लड ऊपर ही चला जा रहा है,
पर जो वाटर मिनरल्स आयन जितने सारे आ रहे हैं, लगभग कितना हो रहा है, एक दिन में हम लोग 180 लीटर पर डे है। अगर 180 लीटर पर डे, तब तो इंसान भाई यूरिनेशन करते करते थक जाएगा। तो इसमें होता क्या है बेटा, जो 180 लीटर पर डे में सबसे ज्यादा अमाउंट आपका किसका होता है, वाटर का होता है। मैंने आप लोगों को कल बताया था 99% आपका क्या होता है, वाटर होता है, बाकी 1% में आपके सारे न्यूट्रिएंट्स, आयंस वगैरह सब कुछ होते हैं। पर वाटर में लगभग 90% जो वाटर होता है उसको रीएब्जॉर्ब कौन कर लेता है, ये जो आपकी पतली वाली ट्यूब आई है यहाँ से होके गुजरती है, ठीक है, ऐसे हो करके इस तरीके से ट्यूब बना लेगी, फिर यहाँ से वो ज्वाइंट होकर के ऐसे हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती है, ऐसे वो चली जाएगी हमारे आर्गन्स में, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है यहाँ से होते हुए ऐसे आपका जा रहा है, तो यहाँ पे जो एक 180 लीटर है पर डे जो आपका पूरा वाटर आयन आया है, तो इसमें से लगभग 90% जो होता है यही रीएब्जॉर्ब कर ले हमारे ब्लड में चला जाता है, ठीक है। पानी कितना होता है, लगभग 90% हमारे ब्लड में आयंस और पानी चले जाते हैं, और बचता है आपका 10%। इसी 10% का हमारा क्या बनता है, यूरिन बनता है, पेशाब ये होता है। और यही फिर हम आगे के प्रोसेस के थ्रू उसको हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं बॉडी से, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू याद करना है कि आपका GFR कितना होता है, 125 ml पर मिनट, और पूरे एक दिन में कितने हम फिल्ट्रेट करते हैं चीज़ों को, 180 लीटर। एक दिन में आप पूरे, मतलब दोनों आपकी ये दो, एक नहीं है, दोनों किडनी की बात कर रही हूँ, लगभग आपके 20 मिलियन 20 लाख नेफ्रॉन जो होते हैं मिल करके एक दिन में 180 लीटर क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। समझ में आया चीज़ें। उस 180 में आपका 90% ब्लड द्वारा, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो पतली सी गई है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी आपके 10% यूरिनेशन में जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। जितना हम यहाँ नेट फिल्ट्रेट प्रेशर लगाते हैं उतना हमारा GFR बढ़ेगा, समझ रहे हो। जितना आप ऊपर से अप्लाई करते हैं नेट फिल्ट्रेट प्रेशर, जितना आप बढ़ाएंगे उतना हमारा GFR बढ़ता है। अगर आपका नेट फिल्ट्रेट प्रेशर घटेगा तो GFR आपका क्या हो जाएगा, घटेगा। ये दोनों आपस में क्या है, उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। 160 हाँ, अगर वैसे करेंगे तो, पर अभी फिलहाल हम एक ही का लेके चले, मेल के बारे में ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप फीमेल में लिखने होंगे तो फीमेल में हर चीज़ें देखेंगे, हीमोग्लोबिन भी कम होता है मेल के कंपैरिजन, तो उस चीज़ को मैं बता दूंगी। अभी फिलहाल इस चीज़ को इतना देखिए, ठीक है। तो 125 ml पर मिनट जो होता है और 180 लीटर पर डे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। तो हमारा जो नेट फिल्ट्रेट प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये भी हमारा बढ़ेगा, अगर इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा, समझ रहे हो। ये चीज़ें आप लोग इसको ऐसे फिगर बना के लिख लीजिए, ठीक है। ये फिगर बना के लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि GFR की वैल्यू कितनी होती है पर मिनट में या पर डे में। हो सकता है दोनों दे के पूछ दे कि GFR की वैल्यू क्या है, एक ए में लिख दे आपका 125 ml पर मिनट, और सी में कहीं लिख दे 180 लीटर पर डे। जिसको दोनों वैल्यू याद रहेगी तो बता लेगा ए और सी दोनों बोथ सही है, नहीं तो 125 वाला रट के रहोगे तो 180 वाला गायब हो जाएगा, ठीक है, वहाँ गलत हो जाएगा। तो ये आप GFR की वैल्यू लिख लीजिए कि GFR हमारा जो होता है 125 ml पर मिनट में होता है, या तो 180 लीटर पर डे हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं एक दिन में, ठीक है। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसे। तो ये हमारा पूरा क्या है, टोटल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब आप लोगों को मैं पूरी समरी बता देती हूँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हो क्या रहा है, क्या हुआ। हाँ, NAP जो नेट फिल्ट्रेट प्रेशर है, जितना प्रेशर यहाँ से अप्लाई होगा उतना ही आपका फिल्ट्रेशन होगा। अगर यहाँ से प्रेशर कम अप्लाई होगा तो फिल्ट्रेशन कम होगा। करिए, आप लोग ये समझ जाओ भाई, बहुत बड़ी बात है। इसी के लिए मैं कितना दिमाग लगाई कि तुम लोगों को समझाऊं कैसे। इसको लिख लीजिएगा आप लोग,
नोट बना के, नोट करके ऐसे बॉक्स में डाल के लिख लीजिएगा। ये हो जाए तो एक बार मैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की समरी कर देती हूँ, फटाक समझा देती हूँ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन लिखेंगे। हो गया? आपका जो ब्लड है, ब्लड में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वाटर है, आयंस है, मैक्सिमम अमाउंट में वाटर और आयंस होते हैं, बाकी सारे आपके पाए जाते हैं। वाटर की बीबी कौन है? आपकी आयंस है, ठीक है। जितने भी आयंस है उसके उसका एक ही हस्बैंड है, क्या है वो? है आपका वाटर। पर आयन आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है। तो ये बहुत सारे टाइप्स के जो आयन है, तो ऐसे याद रख लीजिए कि जहां आपका वाटर जाएगा वहीं आपका आयन जाएगा, और जहां आयन जाएगा वहीं आपका वाटर ऑटोमेटिक रीअब्सॉर्ब होता है। ये चीजें दिमाग में रखिए तो आगे समझाने में आप लोगों को इजी रहेगा, ठीक है। हो गया? चलिए समरी में देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है। देखिए आपका क्या है, यहाँ से आ जाइए। ब्लड का फिल्ट्रेशन या यूरिन का फॉर्मेशन आपके 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन है। ये 3 प्रोसेस के थ्रू आपका क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होगा या तो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। ये सारी प्रोसेस हमारी कहाँ हो रही? किडनी के नेफ्रॉन में, ठीक। पहला हम देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, हम पहले ये जो आपका एक नेफ्रॉन की ये जो आपकी पूरी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बनाते हैं। तो नेफ्रॉन में मैंने ये स्ट्रक्चर बताया था, ये बोमन कैप्सूल होता है बेटा। यहाँ पतली सी आपकी आर्टरीज आती है, एक उसका आगे वाला हिस्सा काफी मोटा होता है, पीछे वाला हिस्सा क्या होता है? पतला होता है। मोटा इसलिए होता है बेटा कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या करे? ब्लड को पास करे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अगर ब्लड को पास करेगा तो ब्लड आएगा तो उसका प्रेशर अप्लाई होगा ना। यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे छन्नी जैसे चाय छानते हो ना, उस तरीके से जो स्ट्रक्चर लगी उसको क्या कहेंगे? ग्लोमेरुली या ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर अप्लाई होता है उसको कहते हैं BCOP, क्योंकि ब्लड के अंदर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और यहाँ जो ग्लोमेरुलस है इसके ऊपर एक प्रेशर हो रहा है, इस BCOP के वजह से इसके ऊपर प्रेशर हो रहा है ताकि फिल्ट्रेशन हो, उसको कहेंगे हम GHP। क्या कहेंगे? GHP कहेंगे। और GHP की वजह से, इन दोनों प्रेशर की वजह से जो ब्लड आपका जो फिल्ट्रेशन यहाँ पे आ रहा है, और ये फिल्ट्रेशन इतना ज्यादा ना हो जाए कि ये चीजें यहाँ पे भर जाती है, तो इसके विपरीत ऊपर प्रेशर लगता है कि अब बस करो भाई, कितना आप फिल्ट्रेट करोगे, 180 लीटर हो गया है। तो यहाँ पे CHP लगेगा, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो सारे का हम नेट प्रेशर निकाल लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? जो ग्लोमेरुलस प्रेशर में से इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो टोटल 60 माइनस 18 प्लस 32 कर दिए, तो आपका कितना हो गया? 10 mmHg आ गया, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर आ गया। अब इस नेट फिल्ट्रेट प्रेशर क्या करता है? इस ग्लोमेरुलस के ऊपर पूरा टोटल अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से यहाँ से जो आपका फिल्ट्रेट है वो डायरेक्ट आपका पूरा फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो वो जो पूरा नेट फिल्ट्रेट प्रेशर अप्लाई करता है ग्लोमेरुलस पे, तो लगभग एक दिन में अगर मिनट के हिसाब से देखेंगे तो 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट हो रहा है। जो आपका वाटर मिनरल्स जितने आपके आ रहे हैं वो आपका कितना आ रहा है? 125। और पूरे दिन में देखेंगे तो फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है? 180 लीटर। ये जो फिल्ट्रेशन है, ये इसी को क्या कहते हैं हम? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहा जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, क्योंकि बेटा इसमें बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारे आपके प्रेशर अप्लाई हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अब सेकेंड आपको पढ़ना क्या है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब तो 180 लीटर इसमें पानी आ गया, उस पानी के अंदर आपका क्या है? मिनरल्स है, साल्ट है, आयंस है, बहुत सारी चीजें, ठीक है।
बस आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं आए, क्या ब्लड नहीं आया, प्लाज्मा नहीं आया, और आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन वगैरह नहीं आई, तो ब्लड में आपका ब्लड सेल्स होती हैं, तो ब्लड सेल्स में आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें नहीं आई, बड़ी चीजें हैं, तो वो आपकी जो इफरेंट आर्टरीज है वो आगे इधर आकर के पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बना लेती है। अब यहाँ से ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया, ब्लड से जितने आपके गंदे सबस्टेंस है वो बाहर हो गए नेफ्रॉन के थ्रू, ठीक है। अब जो ब्लड है वो फिल्ट्रेट होकर के हमारे जो जनरल सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो बॉडी ऑर्गन है, वहां चला जाता है, ठीक है। तो वो लंग्स में भी जा सकता है, लीवर में भी जा सकता है, और हार्ट में भी जा सकता है। इस तरीके से वो सारी जगह, उसको कहते हैं जनरल सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट किडनी में जा रहा है तब तो उसको हम कहेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। और यदि आपका किस में जा रहा है, लीवर में जा रहा है, तो आपका हिपैटिक हो जाएगा। और वैसे आपका बाकी सारे ऑर्गन में जा रहा है, आपका थोड़ा थोड़ा करके आपके बॉडी पार्ट में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, तो वो आपका क्या है, जनरल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। इस तरीके से वो आपका चला जाता है। और अब आपका 180 लीटर यहाँ पे फिल्ट्रेट आ गया। अब दूसरी प्रोसेस पर पढ़ेंगे कि इस 180 लीटर फिल्ट्रेट में से कौन कौन सी चीजें आपकी ब्लड में जाके मिलेंगी, और कौन कौन सी चीजें नीचे पास आउट करके डीसीटी से होते हुए कलेक्टिव डक्ट में जाके स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। इस चीज को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब जो यहाँ पे आपका जो 180 लीटर फिल्ट्रेट आया है, इसके बाद उसका कैसे रीएब्जॉर्प्शन होता है, वापस से एब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्योंकि हम सारे कंपोनेंट में से सेलेक्ट कर करके ही हम रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए उसको कहेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। चलिए दूसरा लिखिए। हाँ, देखो 60 एक आपका, देखो 60 है, मोस्टली सब लोग 60 ही मानते हैं। देखो बहुत सारे बुक में, मैं ये जो आपको यहाँ पे लिखवाई ना 18, 32, 80 नहीं, 60 मोस्टली माना जाता है, ठीक है। 60 जो होता है वो आपका मोस्टली माना जाता है। अगर किसी किसी में 80 दिया है तो वो भी गलत नहीं है, वो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां एलिमिनेट करेंगे, पर 60 को मोस्टली माना जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, वो सारी चीजें मैं लिखवाऊंगी, अभी करिए इसमें। क्या जीएफआर, देखो बेटा क्या होता है, ये जो आपका नेट फिल्ट्रेट प्रेशर है, ये पूरा का पूरा फिल्ट्रेट प्रेशर इस ग्लोमेरुली के ऊपर अप्लाई होता है। तो ग्लोमेरुली से जितना आपका पर मिनट में ब्लड आपका बोमेन कैप्सूल में आता है, वही आपका क्या होता है, जीएफआर। समझ में आ गया। चल आगे देखते हैं। लिखिए ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। रुको दूसरा पेज ले लेती हूँ। लिखो ट्यूबुलर, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन आर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन, आप लोगों को सारा अमाउंट याद करना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट रुको, तो इसको लिखने से पहले एक उसका न्यूमेरिकल कर लो, एक न्यूमेरिकल कर लो। इफ, यदि a healthy, if a person having GHP 20 mm, 20 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 80 mm HG, CHP 20 mm HG and BCOP 10 mm HG, 10 नहीं यहाँ लिखिए, 40 mm HG then what will be net filtrate pressure
फॉर अप्लाई ऑन नेफ्रॉन। ठीक है, अगर कोई पर्सन है जो क्या है, जिसकी जीएचपी, सीएचपी, बीसीओपी इतना दिया हुआ है, तो उसका नेट फिल्ट्रेट प्रेशर कितना आपके नेफ्रॉन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसको निकालिए, निकालिए इसको। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन एफ पी जीएचपी हो गया माइनस बीसीओपी हो गया प्लस सीएचपी हो गया। तो जीएचपी कितना दिया है आपका, 80 दिया है, बीसीओपी 40 दिया है और सीएचपी 30 दिया है। इन दोनों को जोड़ देंगे 70 हो जाएगा, 80 दोनों में से घटा देंगे 10 mm Hg हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको कर सकते हो। कर लीजिए, इसको लिख लीजिए भाई। हो गया तो ठीक है, फिर दूसरा हम करवाएं। दूसरा आप लोग डालिए, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। चलिए आ जाइए, फिगर बना लीजिए बेटा जी आप लोग। ये आपका बोमेन कैप्सूल हो गया। ठीक है, आ जाओ। अब बोमेन कैप्सूल के बाद यहाँ पे इस तरीके से ये कौन सा पार्ट है, पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। इससे बेटा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी समझाऊंगी। ठीक है, और यहाँ से हमारा आर्टरीज आया है। ये पतली हो गई है अभी तक। ये भाई ये क्या हो गया, ये जाके बेटा यहाँ पे पतली हो गई, फिर यही कैपिलरी यहाँ पे आ रही है। पेरीट्यूबुलर ये कैपिलरी है। ठीक, और यहाँ आपका जीएफआर कितना आया है, 180 लीटर या 125 ml पर मिनट के हिसाब से। अब यहाँ पे जो आपका पीसीटी बेटा, इसमें जो आपका फिल्ट्रेट हुआ, इसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, वाटर है,
और क्या है आपके आयंस है, मिनरल्स है, साल्ट है, ठीक है। पर मैक्सिमम अमाउंट में आपका वाटर है और आयंस है। जहाँ वाटर जाएगा वहाँ आयन जाएगी, ठीक है, क्योंकि वाटर की बीवी कौन है, आयन है। और जहाँ आयन जाएगा वहाँ पे कौन जाएगी, वाटर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है पीसीटी में आपका यहाँ क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है पीसीटी में। ये आपकी टिश्यू होती है। जब मैंने आप लोगों को एनिमल टिश्यू पढ़ाया था तो बताया था। तो ये आपका क्या है, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। क्या बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और इसके पास जो होता है लगा रहता है, पंप लगा होता है। कौन सा पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप लगा होता है। क्या लगा होता है, सोडियम पोटेशियम पंप लगा होता है। देख रही हो यहाँ पे क्या लगा है, इसके पास सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। तो सोडियम पोटेशियम पंप में क्या है, और इसके बीच में जो स्पेस है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ये क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक। अब यहाँ से पहले आपका रीएब्जॉर्प्शन होगा आयन का, ठीक। सोडियम पोटेशियम पंप में यहाँ देखेंगे 3 आपका क्या होता है, 2 आपका सोडियम हो जाएगा, यहाँ 2 सोडियम है और यहाँ 3 पोटेशियम है। तो ये पोटेशियम को बाहर फेंक देगा और 2 सोडियम को अंदर ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया। रुको आगे थोड़ा सा और बना दूँ, इसको थोड़ा और चौड़ा बनाना चाहिए था। 3 पोटेशियम को बाहर फेंकता है और 2 सोडियम, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम को अंदर लेता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या है आपका, आयंस बाहर जा रहे हैं ना, एक बार में वो 3, अब एक बार में 3 ही तो जाएंगे नहीं, बहुत सारे आपके इस तरीके से चैनल लगे हैं। तो 3 आपके सोडियम को बाहर फेंक रहे हैं, 2 ही पोटेशियम को अंदर ले रहे हैं, तो बाहर आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप में होता क्या है, यहाँ 3 आपका सोडियम आ जाएगा। रुको 1 मिनट रुको, इसको छोटा करके पहले इरेज करें, चीज़ें क्लियर रखें तब समझ में आएगा तुमको। यहाँ पे आपके 3 आपके सोडियम आयन बाहर आ गए और यहाँ से आपका जा रहा है 2 पोटेशियम आयन क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। इसी तरीके से आगे के पीसीटी में यही चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ आप लोगों को पता है यहाँ पे सोडियम आयन कहाँ आया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे ब्लड में। कहाँ चला गया, हमारे ब्लड, ठीक है। कहाँ चला गया, हमारे ब्लड में चला गया। इसके बाद यहाँ से जो है ब्लड के अंदर जो पोटेशियम आयन होते हैं बेटा, ये ब्लड के लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है। इससे आपका क्या होता है, जो आपका क्या बोला जाता है उसको, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, हार्ट के लिए आपका पोटेशियम आयन सही नहीं होता है, ब्लॉकेज करने में हेल्प करता है। इसलिए पोटेशियम आयन को यही यूरिन के अंदर डाल दिया जाता है ताकि यूरिन के थ्रू पोटेशियम आयन बाहर हो जाए। जितना जरूरी होगा उतना एब्जॉर्ब होगा, बाकी जितना खराब होता है वो बाहर चला आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पोटेशियम आयन चला गया और यहाँ से आपका सोडियम आयन। और एक चीज़ मैंने बताया, जहाँ आयन जाएगा वहीं कहाँ जाएगा, वाटर जाएगा, क्योंकि आयन उसकी बीवी है, जहाँ बीवी जाएगी वहीं उसका हस्बैंड जाएगा। तो यहाँ जितना अमाउंट ऑफ आपका सोडियम आयन ज़्यादा इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा, उतना हमारा क्या होता है, यहाँ से वाटर जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर कहाँ चला जाता है आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। समझ में आ गया। तो रीएब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, सोडियम आयन का और किसका, वाटर का। और न्यूट्रिएंट्स में आपका क्या है, ग्लूकोज, क्या है आपका, ग्लूकोज है। ग्लूकोज यूरिन में जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगी, इसलिए पूरा का पूरा ग्लूकोज कहाँ चला जा रहा है, इसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। तो आप लोग देखेंगे रीएब्जॉर्प्शन में 3 चीजें रीएब्जॉर्ब हो रही हैं। पहला क्या है आपका, वाटर है, सोडियम आयन है, और क्या है आपका, ग्लूकोज है।
ये सारे के सारे क्या है आपके ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। और सिक्रीशन सिर्फ किसका हुआ है, पोटेशियम आयन का, ठीक है, सिक्रीशन किसका हो रहा है, पोटेशियम आयन है। तो यही दोनों चीजें हो रही हैं, यही आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। रीएब्जॉर्प्शन किसका हुआ, सोडियम आयन, वाटर और ग्लूकोज का, ठीक है। हाँ वो भी रहेगा जो आपके, अगर इसमें आपके विटामिन वगैरह आ रहे हैं, पिगमेंट वगैरह आ रहे हैं, पिगमेंट तो नहीं पास हो पाएगा, विटामिन वगैरह अगर छोटे मालिक्यूल्स है अगर आ रहे हैं तो वो भी आपका रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का मतलब या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि सारे फिल्ट्रेट में जो मॉलिक्यूल सेलेक्ट है जाने के लिए, परमिएबल है आपके पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में, बस वही जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में वाटर, आयन और ग्लूकोज आपका क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है। और फिर आपका नीचे थर्ड प्रोसेस मैंने लिखा है सेलेक्टिव, क्या लिखा है, सिक्रेशन लिखा है। और सिक्रीट किसको कर रहा है, पोटेशियम आयन को, सिर्फ पोटेशियम आयन यहाँ से आएंगे। और कुछ जो आपके जो ब्लड में जो पिगमेंट है, ठीक है, जो कुछ और गंदे पदार्थ होते हैं ब्लड के अंदर, जो इसके थ्रू फिल्ट्रेट नहीं हो पाए, यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू यहाँ भेज देगा। इसी सोडियम पोटेशियम पंप के हेल्प से इसके अंदर ये भेज देता है। तो वो यूरिन में वो सारी चीज़ें क्या होती है, जो पिगमेंट होता है ना ये, जिसके वजह से यूरिन का कलर होता है, वो ब्लड से होते हुए आता है, ठीक है, यूरोक्रोम जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके ही वजह से वो आपके यूरिन में आके मिक्स हो जाए। तो जो पिगमेंट होता है बाई ब्लड जो होता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू इंटरस्टिशियल, फिर आपके सोडियम पोटेशियम पंप से अंदर इंटर कर जाता है, ठीक है। तो यहीं पे आपके दोनों प्रोसेस होते हैं, क्या होते हैं आपका, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी होता है और सिक्रेशन भी होता है। समझ में आ गया आप लोगों को, ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई सबको, इसको कर लीजिए, इसको बना लीजिए, फिर मैं लिखवा रही हूँ। लिखिए भाई। हाँ बेटा, हाँ एक बार और बता देती हूँ, चलो ठीक है। देखो ये आपका पेरीट्यूबुलर, ये आपका कैप्सूल है, इस यहाँ कैप्सूल से आपका ये इफरेंट आर्टरीज है, ये इसका ग्लोमेरुलस वाले पार्ट है, ये आपकी इफरेंट है। और यहाँ इफरेंट ही यहाँ से आती हुई आर्टरीज ऐसे कैपिलरीज में टूट जाती है पतली पतली, और फिर वापस से यहाँ वेन बना लेती है, ठीक है। ये आपकी आर्टरीज आई, कैपिलरी में टूट गई, फिर यहाँ से एक मोटी सी निकली, ये वेन है, ये आगे जाएगी, ठीक है। इस जो ये कैपिलरी है, इसी कैपिलरी को बोलते हैं ट्यूबुलर, पेरीट्यूबुलर, क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। यहाँ जो हमारा फिल्ट्रेशन आया है लगभग कितना है आपका, 180 लीटर। और ये जो फिल्ट्रेशन है, इस फिल्ट्रेशन में वाटर है, आयंस हैं, आयंस में आपका क्या क्या है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, क्लोराइड भी है, सारे आयंस हैं, मिनरल्स है, प्लस इसेंशियल न्यूट्रिएंट का मतलब ग्लूकोज हो गया, ठीक है। और आपका क्या क्या भाई, हाँ इतनी चीज़ें आपकी यहाँ पे हैं, ठीक है, क्या है आपकी, इतनी चीज़ें हैं, जिसमें सबसे मैक्सिमम अमाउंट में यही दोनों पाए जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ होता क्या है कि इतने, अब 180 लीटर पानी है फिल्ट्रेट हुआ एक दिन में, तो इंसान 180 लीटर यूरिनेशन करना पॉसिबल नहीं है कि कोई 180 लीटर पानी एक दिन में करे, 180 लीटर बॉडी से बाहर, तो कितनी बार भाई वो जाएगा टॉयलेट में, ठीक है। तो उसके लिए जो बॉडी है वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो इसमें से लगभग 90%, लगभग कितना हो गया, 90% आपका वाटर जो होता है या प्लाज्मा जो होता है, ये इसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इसको एब्जॉर्ब करती है, और ये जो जिस भाग से होता है इसी को कहते हैं पीसीटी। इसलिए क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किसके थ्रू होता है, पीसीटी के द्वारा। बहुत जगह बच्चे गलत करते हैं, डीसीटी मारते हैं, पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है किस पार्ट से होगा आपका, पीसीटी से है। देख रहे हैं यहीं पे तो 180 लीटर आ रही है बोमेन कैप्सूल से, तो नीचे ही पास होगी पीसीटी में। तो पीसीटी में बेटा यहाँ पे आपका इपिथीलियल टिश्यूज होते हैं, जिसको क्यूबॉइडल सिलिएटेड इपिथीलियल टिश्यू कहते हैं। और इसी टिश्यू में आपका क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है। एक ऑर्गन से और दूसरे कैपिलरीज के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं।
उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आयंस होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, सबसे ज्यादा आपके आयंस होते हैं। तो उसमें जब आयन देखेंगे तो उसमें सोडियम पोटेशियम सारे आयन होंगे, ठीक है। इस आपके सोडियम पोटेशियम पंप से क्या होता है, इसके अंदर जो सोडियम आयन है वो क्या करता है, 3 बाहर फेंकेगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से 2 पोटेशियम आयन को अंदर ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लगा देंगे तो ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप है। तो 3 सोडियम आयन बाहर चला गया और 2 आपका पोटेशियम आयन अंदर आ गया एक बार में। इसमें बहुत हजारों में कितनी सारी आपकी भाई 20 लाख नेफ्रॉन्स हैं। तो कितने सारे आपके सोडियम आयन जा रहे, कितने सारे आपके पोटेशियम आयन आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो सोडियम आयन है बेटा, ये फिर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा कैपिलरीज ट्यूब में। और मैंने बताया कि आयन जो होती किसकी भी है, वाटर की। और जहाँ जहाँ आपकी आयन जाएगी वहाँ वहाँ वाटर भी जाएगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में चला गया, ठीक। बचा आपका ग्लूकोज, जो इसेंशियल एलिमेंट होता है। ग्लूकोज क्या होता है, हमारे पूरे 100% उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। नहीं तो अगर वो हमारे ब्लड में आएगा तो हमको क्या हो जाता है, अगर जिसकी नेफ्रॉन में, किडनी में अगर दिक्कत होने लगती है, डैमेजेस होने लगते हैं, कुछ डिजीज के वजह से काजेज होने लगती है, तो यही ग्लूकोज क्या होता है, पूरा 100% रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो लगभग 90% हो रहा है, 80% हो रहा है, 50% हो रहा है, तो उसके यूरिन में क्या होता है, ग्लूकोज का अमाउंट आएगा तो इंसान को शुगर हो जाता है। उसी को कहते हैं क्या, डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे। डायबिटीज इंसिपिडस वो डीसीटी वाले पार्ट से होगा। जब हम पानी नहीं पीते हैं, बहुत कम पीते हैं, हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, उस टाइम जो डीसीटी वाला पार्ट होता है वो, और जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वो, उसके पास 2 हार्मोन्स होते हैं, एडीएच होता है और एल्डोस्टेरॉन होता है। ये दोनों हार्मोन्स उस पानी के बैलेंस को कमी करने के लिए वहाँ सिक्रेशन होंगे। तो जो ये पतली वाली ट्यूब, इसमें जो वाटर है ना, उसी वाटर को वो खींच लेते हैं डीसीटी वाले पार्ट में, ठीक है। उसी वाटर को खींच लेंगे, परंतु वहाँ पे क्या होता है बेटा, जब वहाँ वो कलेक्टिंग डक्ट में आती है तो वहाँ कंसनट्रेट, क्योंकि आप पानी कम पियो, अब सारे यहाँ से जो फिल्ट्रेट पदार्थ हैं वहाँ जा करके उस पानी में आएंगे, बहुत सारा पानी खींच नहीं सकती, तो वहाँ पे वो चीज़ें गाढ़ी हो जाती हैं। उस दौरान अगर आप यूरिनेशन करने जाएंगे तो कम यूरिनेशन होते हैं और बहुत मतलब क्या बोलते हैं, उसका जो डाइल्यूशन होता है वो अधिक रहता है, ठीक है, वो ज़्यादा कंसनट्रेट होता है। इसलिए मैक्सिमम आपको क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, ताकि आपका यूरिनेशन का जो डाइल्यूशन है वो आपके ब्लड के कंपैरिजन 4 टाइम कम होना चाहिए, ठीक है। ब्लड का जितना गाढ़ापन हो उससे 4 टाइम आपका कम आपका गाढ़ापन किसका होना चाहिए, यूरिन का, तब आपकी बॉडी बैलेंस में चलती है। इसलिए पानी हमेशा प्रॉपर पीना चाहिए, ठीक है। हाँ वो करता है, यही सब तो कर रहे हैं ना, पीसीटी डीसीटी दोनों का काम है ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना, आयंस को बैलेंस करना, आयंस को भेजना और वाटर को लेना। हाँ यहाँ प्लाज्मा भी आपके फिल्ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा के लिए भी ये रीअब्जॉर्ब करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आगे मैं जब रास आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो इसमें आपका रास भी है, ठीक है, इसमें आपका रास आपका मैकेनिज्म है, उसको पढ़ाऊंगी तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे समझाऊंगी। अभी चीज़ों को मैं धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट के थ्रू भरती चल रही हूँ, ठीक। तो यहाँ ये चीज़ें समझ में आई ना कि हमारे बॉडी से जो रीअब्जॉर्प्शन सोडियम आयन, वाटर और ग्लूकोज का हो रहा है, ठीक। और रीएब्जॉर्ब से यहाँ से सेलेक्टिव जो हम रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसको वापस ले रहे हैं, वो आपका पोटेशियम आयन है और कुछ आपके पिगमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो इस चीज को अब मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी, अब लिख लीजिए। चलिए, और किसी को डाउट हो तो पूछो भाई। यहाँ चलिए लिखिए आप लोग। यहाँ हमारा क्या आया है, फिल्ट्रेट जीएफआर आया 125। ये क्या है हमारा, फिल्ट्रेट मटेरियल, लिखो फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट मटेरियल लिखो क्या क्या है। जीएफआर में जो फिल्ट्रेट हुआ है वो मटेरियल क्या क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में वाटर है, आयंस है। आयंस में आपका क्या क्या हो सकता है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, ठीक है, बहुत सारे आयंस हैं। प्लस आपके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है दैट इज मतलब क्या है आपका, ग्लूकोज हो गया, ठीक।
प्लस आपके साल्ट हैं, प्लस आपके क्या हो गए भाई, मिनरल्स हैं, प्लस आपका प्लाज्मा। हाँ बेटा, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम। नहीं, इसमें भी रहता है, ऐसा नहीं है, इसमें भी रहता है, पर मैक्सिमम अमाउंट में आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है। ठीक है, नहीं दोनों में रहेगा, पर मैक्सिमम अमाउंट में अगर देखेंगे तो आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रहेगा। नहीं, यहाँ पोटेशियम होगा ना जी, ये 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है और 2 पोटेशियम को अंदर ले रहा है ना, तो यहाँ सोडियम रहेगा मैक्सिमम अमाउंट में। ठीक है, पोटेशियम भी रहता है, कम रहता है। तो यहाँ पूरा नेट फिल्ट्रेट आपका इतना हो गया। ये आपका क्या है, फिल्ट्रेट मटेरियल जो वहां से हमको ऊपर से जीएफआर के थ्रू मिला है। 180 लीटर में आपकी ये सारी चीजें और कुछ चीजें और रहती है, फिलहाल इतना लिख लीजिए आप लोग। ठीक, अच्छा एक चीज और यहीं पे तुम लोग समझो, जब यहाँ से आपका थर्ड सिक्रीशन हो रहा है तो आपका पोटेशियम आयन का मैंने बताया यहाँ से वापस यहाँ से यहाँ आ रहा है। ठीक है, और जो हमारा लीवर में जो यूरिया साइकिल चलती है, तो उसमें यूरिया में आपका कुछ यूरिया बचा रहता है, कुछ यूरिया बाद में हमारे क्या होते हैं, जो हमारे गाल ब्लैडर में आता है, गाल ब्लैडर कह रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में आने के थ्रू यूरेटर से, तो किस में चेंज हो जाता है, धीरे धीरे अमोनिया में चेंज होने लगता है। जब वो पास आउट हो जाता है बाहर तो रिएक्शन करके किस में चेंज हो जाता है, अमोनिया में। ठीक है, तो जो यूरिया भी होता है, ये भी यही यूरिया जो होता है यहाँ से, ये जो ब्लड है ना, इसके थ्रू भी यूरिया आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यूरिया। इस चीज को अभी मैं लिखवाऊंगी कहाँ से कौन सा सिक्रीशन कर रहा है, कौन सा रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है, दोनों लिस्ट लिखवा दूंगी। यहाँ फिलहाल आप लोग इसको इस तरीके से लिखिए, फिर समझा रही हूँ। सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शंस हो गया, ये लिखिए 99% लिखिए ऑफ फिल्ट्रेट, 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब, is reabsorbed to prevent loss of water, nutrients and ions. It occurs when glomerular filtrate it occurs when glomerular filtrate enters the PCT, proximal convoluted tubules, where जहाँ 65% of solute are absorbed from filtrate. It involves both process. एक मिनट रुक जाओ, पैसिव एंड एक्टिव। बोलिए क्या दिक्कत है, क्या हुआ, क्या भाई स्टिकी नोट्स इधर उधर, करो करो इसको करो, पढ़ो, बाद में नहीं चीज़ें फिर भूल जाएंगी तो फिर आप लोग समझिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को चीज़ें एकदम अच्छे से, क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट करवाना अब बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस नहीं देंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस दे रहे हैं। ठीक है, 4-4 5-5 स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको आप कलेक्ट करिए, या कौन सा इनकरेक्ट है उसको निकालिए उन चारों पाँचों में से। तो ऐसा नहीं है किसी एक टॉपिक से देते, उसमें 2-2 3-3 घुसा देते हैं। ठीक है,
तो इसलिए सारी चीज़ें डीप से जानोगे तो उस टाइम पढ़ोगे तो दिमाग, यहाँ पढ़े रहोगे, रिवीजन किए रहोगे तो वहाँ दिमाग काम करेगा। अरे मैम ने ऐसे बताया था, ये चीज़ें ऐसे हैं, ये गलत बता रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, काटो, आगे वाला देखते हैं। ठीक है, अब पहले जैसा पेपर नहीं है कि इजी में बस वो पूछ लिए कि हाँ ह्यूमन में कितने दांत हैं, बस वही सब लगा के चले आए। हाँ, पहले जैसा पेपर नहीं बनेगा क्योंकि कंपटीशन हार्ड हो गया। जब नीट का पेपर इतना डेंजरस बना दिया था, नीट का पेपर जो है इतना खराब पेपर बनाया था, इतने सारे बच्चे रोते चले गए। तो वही चीज़ है, जो नीट का पेपर आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पे। ठीक है, नीट का पेपर कैसे क्या है एक बार सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल समझ में आएंगे, कुछ क्वेश्चन उससे भी आते हैं, डायरेक्ट में पूछना होगा तो उसमें पूछते हैं। नीट का पेपर आप लोग देख लिया करिए, वो पेपर आपके बहुत काम के रहते हैं और दिमाग चकराएगा, देख लेना। हाँ, और क्या, वो इतना घुमाया है, और आप अगर उसको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि नहीं क्वेश्चन किस लेवल का पूछा। हो गया। इसमें बेटा आपका पैसिव और एक्टिव दोनों प्रोसेस इंक्लूड होते हैं, मतलब इसमें आपका एटीपी लगेगा भी, एनर्जी लगेगी भी, और बिना एनर्जी के भी हो जाएगा। बाई डिफ्यूजन भी हो रहा है और बाई आपका ऑस्मोसिस भी हो रहा है। ठीक है, दोनों प्रोसेस में आपको करनी पड़ेगी, मतलब इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें किस किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और किस किस का सिक्रीशन हो रहा है। रुको एक मिनट, तो मैं इसको लिखी थी, बाद में वो सब करना, पहले पढ़ लो। ठीक है, फिर बाद में यही कहोगे मैम समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि जो पीसीटी का जो सॉल्यूशन कैसा होता है, आइसोटोनिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपका वाटर है और क्या है आपका आयंस है, ये जितना है उतना मैक्सिमम उतना ही उधर से उधर चला जा रहा है। ठीक है, और आपकी इधर की बैलेंसिंग उधर हो रही है, तो दोनों का सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, यही सेम कंडीशन आपकी डीसीटी में होता है, वहां पे भी आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। अगर आप लोगों को मैचिंग में देगा तो यही सारे क्वेश्चन देते हैं मैचिंग मिला करके, पीसीटी, डीसीटी, वो हेनले लूप में असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, ये चार दे देंगे और सामने लिख देंगे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। अगर आप लोगों को आएगा तो कर ले जाओगे, और आपके जो मॉडल पेपर अब जो आएंगे, मॉडल पेपर जो 2000 क्या बोल रहे हैं, सैटरडे को रहेगा, उसमें इससे 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीजें याद रखिएगा, मैं बता दे रही हूँ कि ये मैंने दिया है आप लोगों को, गलत है, हमेशा याद रखो। वो कोई कंडीशनल बेस पे देता है, ऐसे नहीं देता है। जो नॉर्मल है आप लोगों को याद करना है, पीसीटी डीसीटी आइसोटोनिक है, और फिर आपका हाइपरटोनिक में आपका क्या है, डिसेंडिंग है और कलेक्टिंग डक्ट है, और एक बचा एसेंडिंग, वो क्या है आपका हाइपोटोनिक है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ चलिए लिख लीजिए इसको। हाँ, क्या क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है, एक मिनट रुको बेटा, देखो मैं कहीं लिखी हूँ। यहाँ नोट लिख के लिख लीजिएगा। तो एक चीज पीसीटी के लिए नोट करके लिख लेना, जो क्वेश्चंस पूछता है मैक्सिमम लगभग 60 से 80% लिखो, मैक्सिमम 60 to 80% रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लस आयंस बाई पीसीटी। ठीक है, पीसीटी में ही होता है रीएब्जॉर्प्शन लगभग कितने, 60 से 80% सबसे मैक्सिमम। ये चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछता है। ठीक, इसको लिख लीजिए, कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पे है, सिक्रीशंस, आ जाओ, 60 से 80 70 जो भी होगा।
अब यहाँ पे आप लोग एक तरफ लिख लेना रीएब्जॉर्प्शन, और यहाँ सिक्रीशन लिख लेना, सिक्रीशन। रीएब्जॉर्प्शन हम किस किस चीज़ का कर रहे हैं? सोडियम आयन का कर रहे हैं, वाटर का कर रहे हैं, क्लोराइड भी है, कैल्शियम आयन भी है, और इसेंशियल न्यूट्रिएंट मतलब इसेंशियल न्यूट्रिएंट जिसमें आपके विटामिन वगैरह ग्लूकोज होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, विटामिन डी हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नहीं पीसीटी में ही होगा, डीसीटी में वो जा ही नहीं पाएगा, यहीं से आप पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में चला जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 100% आपका रीएब्जॉर्प्शन इसका हो जाएगा। ठीक, डीसीटी वाले पार्ट्स में बेटा आपका मिनिमम आपका वाटर का और कुछ आयंस जो बचे खुचे रहते हैं उनका होता है। जो पोटेशियम आयन आगे जाता है ना तो उसका थोड़ा बहुत, और वाटर का वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होगा, पर मैक्सिमम अगर देखा जाएगा तो आपका पीसीटी वाले पार्ट में होता है। यहाँ सिक्रीशन में देख लीजिए, यहाँ पोटेशियम आयन हो गया, और क्या बताए थे आपको, यूरिया एंड सम पिगमेंट, जिसको बोलते हैं यूरोक्रोम। ठीक है, इसको कर लीजिए बेटा जी तो आप लोग। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 100% ग्लूकोज का रीएब्जॉर्ब बाई पीसीटी। ठीक है, क्वेश्चंस आपका दे के पूछ सकता है। और यहाँ पे HCO3 जो कार्बोनेट आयन होते हैं ना, इसका भी आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है, याद रखिए। हाँ, इसमें देखो कैल्शियम आयन भी बहुत, उसका भी बड़ा फंक्शन है इसमें, उसको भी समझाऊंगी। जब ब्लड प्रेशर हमारे इसमें लो होने लगता है तो रास जो चलता है ना, उसमें वहाँ कैल्शियम आयन का तो वहाँ पे रोल होता है, उसको समझाऊंगी मैं। पहले यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, जिसमें वाटर और यूरिया जो है। अच्छा, यहाँ पे लिख लेना, लिख लीजिएगा ट्रांसपोर्ट भी लिख लीजिएगा। वाटर कहाँ गया जी, ये आपका ट्रांसपोर्ट करता है पैसिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, और यूरिया का भी कैसा होता है, पैसिव होता है। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। और फिर क्या है आपका, वाटर यूरिया हो गया, ग्लूकोज अमीनो एसिड, इन सारी चीज़ों का कहाँ गया, ग्लूकोज, इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और क्या बचा है आपका, सोडियम आयन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ गया, इसका भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने यहाँ पे कर दिया है कि अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इन्हीं में से किसी से पूछ लीजिएगा। करिए, ये रीएब्जॉर्प्शन हो गया, सिक्रीशन लिखवा दूँ नीचे इसी में, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा। फिर आप लोगों को रास पढ़ना होगा। रास है एक चीज़, एक दो चीज़ें और है, मतलब थोड़ा थोड़ा है। फिर उसके बाद इसका क्या क्या डिजीज होते हैं, इसमें डिसऑर्डर, खत्म हो जाएगा चैप्टर।
हो गया। थर्ड लिखिए ट्यूबुलर सिक्रीशन। थर्ड लिखिए आप लोग इसी में ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर का मतलब है पेरी ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो ये पेरी ट्यूबुलर वहाँ नहीं बताई हैं, उसी से जो सिक्रीशन है। यहाँ लिख ली इट इज़ द रिमूवल ऑफ सेलेक्टेड, इट इज़ रिमूवल ऑफ, अरे हे भगवान, इट इज़ द रिमूवल ऑफ सेलेक्टेड component from the blood in the form of in the peritubular capillary peritubular capillary. It involves the active transport ठीक है। और ये क्या क्या आपके सबस्टेंस होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, क्रिएटिन होते हैं, पिगमेंट में आते हैं, प्रोटीन में, एंड ड्रग लाइक पेनिसिलिन। अगर आप एंटीबायोटिक कुछ खाए हो, पेनिसिलिन वगैरह लिए, तो वो भी रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपका किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है बेटा? H+ आयन का, ठीक है। और यहाँ लिख लेना H+ आयन। और H+ आयन ही क्या करता है? अगर जहाँ बढ़ेगा तो वहाँ क्या बढ़ेगा? उसकी एसिडिटी बढ़ेगी। अगर ब्लड में H+ आयन बढ़ रहा है तो हमारे ब्लड का जो pH क्या 7.4 होता है ना, वो क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। तो अगर आपका एसिडिटी जो होता है वो मतलब 7.4 से नीचे आने लगेगी, अगर H+ आयन बढ़ने लगता है तो वो एसिडिटी बढ़ने लगेगी। तो उस एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए ब्लड भी इसको कहता है भाई तू भी जा, ठीक, तू भी यूरिन में जा, क्योंकि यहाँ पे तुमको जगह नहीं मिलेगी। ये भी आपका सिक्रीशन हो जाता है, तो H+ आयन भी यहाँ से निकल जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है, या सेलेक्टिव सिक्रीशन हो गया। ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। ओके, ये आपके तीनों मैकेनिज्म खत्म हो गए, ठीक। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, अब बस बचा है आपका DCT बचा है, और लूप ऑफ हेनले, कहाँ हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, कहाँ क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है, और DCT से कैसे आपका ADH हार्मोन्स होता है। बस ये चीज़ें आपकी बाकी है, कर लीजिए यहाँ पे, तो बता रही हूँ। GFR तो बता ही दी हूँ आप लोगों को। फिल्ट्रेट फ्रैक्शन पूछता है आपका एक, और रास है, ADH हार्मोन्स है, मैक्चुरेशन है, फिर डिसऑर्डर है, खत्म हो जाएगा। फिल्ट्रेट फ्रैक्शन भी पूछता है। हाँ, अभी वो सारी चीजें मैं समझाऊंगी। क्रिएटिन एक प्रोटीन होता है, पिगमेंट के जैसा ही है, वही आपका, उसमें भी उसका भी सिक्रीशन होता है। वहां पे आप क्रिएटिन प्रोटीन भी लिख सकते हो, यूरिया, अमोनिया, और क्या लिखा है, कुछ पेनिसिलिन ड्रग, अगर आप एंटीबायोटिक वगैरह खाए हो, ब्लड में गया है, तो वो भी आपका यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। पेनिसिलिन जो होता है आपका एंटीबायोटिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, दवा होती है। हाँ, वो साल्ट वाला जो बता रहे हैं ना, उसको भी करवाऊंगी, सब चीज़ें बता रही। पर जो इसके थ्रू ये आपके जो मैकेनिज्म है, ये तीन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन,
ट्यूबुलर सिक्रीशन और आपका क्या था, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये तीनों आपके फिल्ट्रेट हो गए। अब जो फिल्ट्रेशन आ रहा है बेटा, अब सबके सब क्या है, यूरिन है। अब उस यूरिन के अंदर आपका इतना सारा सब्सटेंस आ रहे हैं, ठीक है, ये तो उधर चले गए, वहां पे जो यूरिया है, पिगमेंट है, आयंस हैं, और आपके क्या बोले जाते हैं, कुछ परसेंट वाटर हैं, ठीक है, पेनिसिलिन है, क्रिएटिन प्रोटीन है, अमोनिया है, ये सारी चीजें अब जाएंगी कहाँ, लूप ऑफ हेनले में जाएंगी, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले में भी आपका असेंडिंग डिसेंडिंग में आपका जहाँ हाइपो और हाइपरटोनिक हो रहा है, वहां पे भी वाटर का सिक्रीशन हो जाएगा, वो भी रीएब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक जगह बाहर से वाटर आ जाएगा, तो वो जो आपका लिक्विड होता है वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाता है, तो हाइपोटोनिक हो जाएगा। और जब वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेगा तो क्या हो जाता है आपका, हाइपोटोनिक, वो गाढ़ा हो जाता है। फिर आगे आप अगर जाते हो, अगर दिन में आपने अच्छे से पानी नहीं पिया है, तो पानी की कमी को फिलअप करने के लिए हमारी जो डीसीटी होती है, डीसीटी क्या होती है, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जाकर के जुड़ी रहती है, समझ रहे हो। उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हाइपोथैलेमस से वहाँ जुड़ा रहता है, जो ऑर्डर देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, तुम एडीएच हार्मोन को सिक्रिट करो, डायरेक्ट कहाँ डालो, डीसीटी में, क्योंकि वहाँ पे ही उसके रिसेप्टर लगे होते हैं। और जैसे वहाँ पे आपका एडीएच और एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स आता है, वहाँ वाटर के कमी को पूरा करने के लिए ये जो आपका ट्यूबुलर, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी वहाँ से होके गुजरेगी, जो आपके ब्लड सेल्स वगैरह गुजरते हैं, उसी में आपको पता है ब्लड सेल में यहाँ से सारे के सारे वाटर तो 90% उसी चला गया ना ब्लड में, तो उसी ब्लड से वाटर को लेती है, ठीक है। उसी ब्लड से वाटर को लेकर के आपके बॉडी की ऑस्मोलरिटी को क्या करती है, मेंटेन करती है, कि बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं हो। एक दिन मेंटेन करेगी, 2 दिन करेगी, भाई तो 3 दिन, अगर पूरे दिन में चलो मेंटेन कर लिया उसने, और दूसरे दिन वो थोड़ी मेंटेन करेगी। वो जब ब्लड में से आपका पूरा पूरा पानी एब्जॉर्ब होने लगेगा, तो आपकी बीपी ऑलरेडी बढ़ने लगेगी, सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगेगी, नेफ्रॉन वगैरह का सिस्टम खराब, तो किडनी डैमेज हो जाती है ऐसे कंडीशन में, ठीक है। इसलिए कहा जाता है प्रॉपर कम से कम पूरे दिन में 6 लीटर पानी पीना चाहिए, पूरे दिन में 6 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। जो इंसान अगर 6 लीटर पूरे दिन में पानी पीता है, तो ये समझ लो कि भाई उसकी पूरी किडनी फिल्ट्रेट भी करी, अच्छे से ब्लड का फिल्ट्रेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप 6 लीटर पीते हो कि 1 लीटर पीते हो कि आधा लीटर पीते हो कि पीते ही नहीं हो, कंगारू रैट हो, वो तुम लोग के ऊपर है। क्या हुआ, तो अच्छी बात है, 6 लीटर से कोई ज़्यादा पी नहीं सकता, 6 लीटर ही हो, हमारा जो होता है वही फिल्ट्रेट करेगा। कहो 10 लीटर में पी ले, पेट फट जाएगा कि रहेगा, कितना वो वर्क करेगा। मैक्सिमम 6 लीटर है, 6 लीटर पीना चाहिए, ठीक है। हम ऐसा नहीं करें 5 लीटर का बॉटल ले लो, मुंह में लगा लो और पीते रहो, मैम ने बोला है, हाँ ऐसा नहीं है। पानी पीने, देखो पढ़ते रह, जैसे पढ़ रहे हो, एक बॉटल पानी रख लो, आप अपना करे थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहिए, तो वो चीजें पता चल जाएंगी कि मैंने एक बॉटल लेके रखा था 1 लीटर का या आधा लीटर का, इतना मैंने पानी खत्म किया है। एक दिन उस चीज को अप्लाई करके देखो, पूरे दिन में तुम कितने लीटर पानी पी लेते हो, ठीक है। तो वो चीजें समझ में आएंगी कि हम कितने लीटर पानी पीते हैं, ठीक। चलिए बेटा, अब कितना टाइम, अरे भाई टाइम हो गया। कल मैं आप लोगों को फिल्ट्रेट फ्रैक्शन बता दूंगी और रास, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल बेटा ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्केलेटन सिस्टम है, ओके। इसमें जिसको कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है, इसमें जिसको कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है। अगर किसी को जाने के बाद रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही, तो वहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप में आप लोग मैसेजेस कर दीजिएगा, मैम ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, मैं वॉइस के थ्रू ही समझा दूंगी, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आ रही तो कल हम आएंगे, अब कल हमसे पूछ लीजिएगा। कल कौन सा दिन है, फ्राइडे है, फिर सैटरडे, सैटरडे को टेस्ट रहेगा, सैटरडे आपको आके आप लोग टेस्ट दे लीजिएगा। फिर संडे रहेगा, संडे को कौन सा डे पर, कौन सी तारीख है जी, 11 है, संडे को आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। हाँ 11 तारीख को क्लास रहेगी, क्योंकि उसके बाद जो है 12, 13, 14, ठीक है, जैसा भी होगा बताऊंगी वो चीजें। पर संडे को क्लास रहेगी क्योंकि इधर छुट्टी हो गई थी, ठीक है।
संडे को आप लोगों की क्लास रहेगी, मैं वो टाइम आप लोगों को बता दूंगी, ठीक, कितने बजे क्या है, कितने बजे आना है, ग्रुप में मैसेज चला जाएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन।